नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमले भी कर रहे हैं। सीएम धामी ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए उन पर कटाक्ष किया है। उत्तराखंड के सीएम रविवार को आरकेपुरम विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनिल शर्मा के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में भाग ले रहे हैं। वहीं सीएम धामी दिल्ली में पटेल नगर से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के पक्ष में रोड शो किया। प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इन लोगों ने किया भाई। इन्होंने घोषणाएं बड़ी बड़ी करी, अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन जब बाहर निकला तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। इतने घोटाले कर दिए, इतने घपले कर दिए भाइयों बहनों। चाहे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो बस खरीद का घोटाला हो, पैनिक बटन का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो। मैं इसको गिनाने लगूंगा तो मैं पिछले 10-12 दिनों से लगातार दिल्ली के चुनाव प्रचार में अलग अलग स्थानों पर गया हूं। उत्तराखंड में हेली सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इस कड़ी में राज्य सरकार जल्द ही उड़ान योजना के अंतर्गत 5 नई हेली सेवाओं का संचालन करने की तैयारी भी कर रही है। इसी कड़ी में देहरादून से बागेश्वर, नैनीताल, श्रीनगर, पौड़ी और हल्द्वानी से बागेश्वर के लिए हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी। ये हेली सेवाएं दोनों ओर संचालित होंगी। इसके लिए कंपनी का चयन हो चुका है। जल्दी इसका किराया तय कर दिया जाएगा। इसी महीने इनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में महिला अपराध को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस काफी संवेदनशील रहती है। इसी को देखते हुए राजधानी देहरादून में दून पुलिस ने कई स्थानों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बनाई है। जानकारी देते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में महिलाएं थाना या चौकी आने में थोड़ा डर महसूस करती है। इसी को देहरादून महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पुलिस ने सभी खासकर जो सेनाई चौक पर कोतवाली पलटन बाजार में है, वहां पर जो भी महिलाएं रहती, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी उनकी शिकायतें रहती है जो वो थाने चौकी पर आने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो वो अपनी शिकायतों को वर्बली भी बता देते हैं और रिटर्न बताते हैं। तो वहां से वो हमारे जो महिला कांस्टेबल है वो संबंधित थाने को वहां पर इंटीमेट कर देते हैं और जिससे कि हमारे चीता पुलिस है अटेंड कर लेते हैं। ये सिस्टम अभी शुरू है और भी स्थानों को चिन्हित किया गया है। तो थाना क्षेत्रों में जहाँ लगता है आवश्यकता है पिन बूथ की, उनको भी आने वाले फेज में हम उसको अगले माह तक कोशिश है कि उनको उन जगहों पर लगा दिया जाए। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। नरेंद्र नगर राजदरबार में वसंत पंचमी पर पंचांग गणना बाद श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हुई। धाम के कपाट वैशाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी पुष्य नक्षत्र में रविवार 4 मई को सुबह 6 बजे तक। तेल कलश घड़ा यात्रा 22 अप्रैल मंगलवार को नरेंद्र नगर राजदरबार से शुरू होगी। हर साल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि वसंत पंचमी के पावन पर्व पर तय की जाती है। कपाट खुलने की तिथि तय करने के लिए राजमहल में सुबह 10:30 बजे समारोह और पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। इससे पहले श्री डीमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत ने गाड़ू घड़ा तेल कलश राजमहल के सुपुत्र किया। पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ राजपुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल ने पंचांग गणना के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय की। इसके बाद महाराजा मनुजेंद्र सहाय तिथि का ऐलान किया। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने दिव्यांगों और बुजुर्गों की सहायता के लिए ठोस पहल किए जाने के बाद सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में और तहसील में पहुंचने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग फरियादियों के लिए डेडिकेटेड वाहन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। दिव्यांग और वृद्धजनों को विकास भवन, जिला समाज कल्याण, तहसील और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीनियर सिटीजन महिला सेल सहित अन्य विभागों के जाने की सहूलियत मिलेगी। डीएम ने जन सुनवाई में आने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग फरियादियों की समस्या को देखकर सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया। डेडिकेटेड वाहन का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर बुजुर्ग काफी संख्या में आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं,
जिनकी कई समस्याएं होती हैं। विमेन सेल में उनको एस्कॉर्ट करना पड़ता है, सीनियर सिटीजन सेल में भेजना पड़ता है, विकास भवन में हमारे जितने भी सोशल बेनिफिट स्कीम्स रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके यहाँ पर भेजना पड़ता है, समाज कल्याण ऑफिस है या अन्य हमारे जितने भी जनपद में विभाग हैं। तो अमूमन ये देखा गया है कि बहुत से केसेस में उनके साथ कोई सहायक नहीं होता या उनके पास साधन नहीं होता जाने का, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सुविधा विकसित की गई है और विद इन 10 और 15 days दिस विल बी ऑपरेशन। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने राष्ट्रीय खेलों में बद इंतजामी को लेकर धामी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दसोनी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना राज्य के लिए अत्यंत गौरव की बात है, लेकिन सरकारी इंतजामों की पर्दे खुलने से उत्तराखंड की छवि खराब होने के साथ साथ सरकार चारों ओर किरकिरी हो गई। गरिमा ने कहा कि अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता के लिए स्थानीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम से बनाए पंडाल के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठे। गरिमा ने बताया कि योगासन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित सेठ ने कहा है कि प्रतियोगिता के लिए बनाए गए पंडाल के अंदर का वातावरण खिलाड़ियों के लिए अनुकूल नहीं है, जिससे काफी हद तक लापरवाही बरती गई। इस कारण 15 से 20 खिलाड़ी बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वहीं अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बेहोश होने के मामले पर दसोनी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में चाक चौबंद व्यवस्था का ढोल पीट रही सरकार की लापरवाही से देवभूमि का सर देश के सामने नीचा हो रहा है। दसोनी ने कहा कि खेल मंत्री को रंग बिरंगे ट्रैक सूट बदलने से फुर्सत नहीं है और प्रदेश के मुखिया को दूसरे प्रदेशों में जाकर प्रचार करने से ऐसे में राष्ट्रीय खेलों में अव्यवस्था के चलते उत्तराखंड अपने ब्रांडिंग का एक बड़ा मौका गंवा रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी बात थी और जिस वक्त ये खबर मिली तो उत्तराखंड के लिए ये निश्चित रूप से उल्लासित करने वाली खबर थी। हमारा जोश 7वें आसमान पर था, लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीय खेल आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उद्घाटन के दिन से लेकर आज तक अव्यवस्थाओं का बाजार गर्म है। हल्द्वानी से खबरें आ रही हैं, अल्मोड़ा से खबरें आ रही हैं, 20 खिलाड़ियों के बेहोश होने की खबर आ रही है और कहीं ना कहीं योगासन भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आज कहकर गए हैं कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए माकूल व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और तो और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको इवेंट मैनेजमेंट समझना बंद कीजिए। यह खिलाड़ियों के भविष्य का सवाल है, यह उत्तराखंड के लिहाज से उत्तराखंड की छवि का सवाल है। इसलिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उसके प्रति शासन प्रशासन गंभीर नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप सोचिए, देश के कोने कोने से यहां खिलाड़ी आए हुए हैं, उनको यदि पौष्टिक आहार ना मिला, उनको यदि आरामदायक नींद ना मिली तो कैसे वो अपने खेल में फोकस कर पाएंगे और क्या छवि उत्तराखंड की लेकर जाएंगे। इसके प्रति जितनी गंभीरता होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। खेल मंत्री लगातार रंग बिरंगे ट्रैक सूट में हमें आए दिन दिखाई पड़ रही हैं, वहीं मुखिया जो हैं प्रदेश के वो दूसरे प्रांतों में स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। अपने प्रदेश में क्या हो रहा है उससे पूरी तरह से वो अनजान है, अनभिज्ञ हैं। ऐसे में एक अच्छा मौका उत्तराखंड को मिला था छा जाने का राष्ट्रीय फलक पर, लेकिन उसने वो गवा दिया। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से 38वें राष्ट्रीय खेलों को और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और टीम वॉलंटियर्स और दर्शकों के लिए साइकिल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पहल का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को कम करना है बल्कि लोगों को फिट और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करना है। इसके माध्यम से दर्शक और वॉलंटियर खेल परिसर के विभिन्न स्थलों तक साइकिल से आसानी से पहुंच सकेंगे, जिससे ट्रैफिक और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। यह उत्तराखंड सरकार की पर्यावरण संरक्षण की नीति को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार खेलों को सुचारू रूप से आयोजित करने और खिलाड़ियों दर्शकों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस पहल से न केवल राष्ट्रीय खेल को एक नया रूप मिलेगा बल्कि उत्तराखंड को पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्य खेल आयोजनों के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी।
हरिद्वार में पूर्व विधायक कुमार प्रणब सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद पर भले ही कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दोनों ही नेताओं पुलिस द्वारा 5 मिनट का समय बीजेपी दिया प्रदेश गया है। अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर जनपद नीति के अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि समर्थकों को संभाल सके और उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस कार्रवाई ना करती तो फिर सरकार का बड़ा स्टैंड लेना पड़ सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो राज्य की संस्कृति के विपरीत कार्य करते हों उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। 2-3 दिन से हरिद्वार का जो घटनाएं हो रही है वो दुखद है। आखिर एक जनप्रतिनिधि को संयम नहीं खोना चाहिए। समर्थकों को भी जनप्रतिनिधि को के अंदर वो कुव्वत होनी चाहिए कि अपने समर्थकों को सही दिशा की ओर ले जाए। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री लगातार इस प्रकार के तत्वों को जेलों की सलाखों के अंदर भेज रहे हैं। आखिरकार देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप और देवभूमि के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए, नहीं तो सरकार इसके लिए तैयार है। इस प्रकार के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा। देश भर से लोग पहुंचे हैं और अगर उनका नेता ना पहुंचे तो ये बड़े दुख की बात होती है। मैं बस एक ही अपील करना चाहता हूं सभी से। उत्तराखंड जो है वो बहुत शांत प्रदेश है और नेता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि अपनी निजी हितों से ऊपर उठ के बात करें। मां के सम्मान की बात की हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से पूरे पश्चिम में और देश भर में तनाव हुआ है बिरादरियों के बीच में, वो अच्छे हुई। मेरी आप सभी से अपील है कि जो लोग पहुंच भी गए हैं लक्सर खानपुर विधानसभा, वो लोग शांति बनाए रखें। मैं खादर के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी शांति बनाए रखें। जिस तरीके से आप हमेशा अतिथि देवो भव पर कायम रहे, ऐसे ही आगे रहे। जो लोग आए हैं उनके साथ कोई अभद्रता ना करें और जो लोग क्षेत्र में पहुंच चुके हैं वो लोग भी शांति बनाए रखें। किसी को अपमान करने की, किसी बिरादरी का अपमान करने की, किसी पर आपत्तिजनक बात कहने की बात ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उमेश कुमार पर कोई ऐसा दाग लगे, लोग ये कहे कि उमेश कुमार के कारण कोई दंगा हुआ या कोई फसाद हुआ। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से अपील है, सभी बिरादरी से, सर्व समाज से, कि उत्तराखंड देवभूमि जिस चीज़ के लिए जानी जाती है उसके लिए हमेशा जानी जाए और ये ना हो कि एक विधायक के कारण यहाँ पर कोई अराजकता फैली थी, कोई विवाद हुआ था, वो ना। उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी नेताओं के बीच चर्चाओं का बाजार अब गर्म है। बीजेपी नेता आपस में ही दायित्व बांटने और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं कर रहे हैं। दायित्व की आस लगाए नेता जहां दायित्व बंटवारे का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के कई विधायक मंत्रिमंडल विस्तार की भी आस लगाए। वर्तमान में मंत्रिमंडल की 4 कैबिनेट की कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 8 फरवरी के बाद बीजेपी नेताओं की खुशखबरी आने वाली है। यह उन नेताओं के लिए खुशखबरी है जो दायित्व की आस लगाए हुए हैं। वहीं मीडिया कर्मियों के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के भी संकेत दे रहे हैं। महेंद्र भट्ट का कहना है कि यह मुख्यमंत्री का अधिकार है, लेकिन 8 फरवरी के बाद इस पर बात की जाए। मंत्रिमंडल विस्तार का जो मामला है भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, लेकिन आज प्रदेश की जो जनता है वो मंत्रिमंडल विस्तार की बात नहीं कर रही है, वो बात कर रही है प्रदेश के विकास की। आपने प्रदेश को क्या दिया? यहाँ से बेरोजगारों का पलायन हो रहा है। हमने उत्तराखंड राज्य इसलिए बनाया था कि यहाँ से पलायन रुके, उद्योग धंधे लगे, यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। आज भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्दोष में भिड़ी हुई है। एक आज भारतीय जनता पार्टी के नेता देखिए हरिद्वार के अंदर किस प्रकार देवभूमि में गाली गलौज हो रही है। इनके जो पूर्व विधायक हैं वो और दूसरे विधायक आपस में लड़ रहे हैं। उत्तराखंड की गरिमा को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की जगह आप ये सोचे कि यहाँ का डेवलपमेंट कैसे होगा, हम कैसे यहाँ से लोगों को रोजगार से जोड़ सकेंगे। ये विस्तार तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर आप सब विभागों में सामंजस्य बैठाने की बात करते थे, जो विस्तार नहीं हो पाया है, जो डिपार्टमेंट है वो सारे मुख्यमंत्री के पास विभाग हैं और अन्य लोगों को विभाग मिलते तो उसमें काम होते, डेवलपमेंट होता, प्रदेश का विकास होता।
लेकिन आज ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को तार तार करने का काम कर रहे हैं, देवभूमि को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। बेहतर होगा कि ये प्रदेश का विकास करें। मंत्रिमंडल विस्तार तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी गए, तब मुझे लगता है 8 तारीख के बाद इस पर चर्चा करेंगे, बैठेंगे हम लोग। देखो खुशखबरी सब कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। अब वो सब केंद्रीय विषय है, मुख्यमंत्री जी का भी। उत्तराखंड में अब उन्हीं लोगों के आयुष्मान कार्ड मान्य होंगे जिनके राशन कार्ड खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन दिखाई देंगे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए व्यवस्था में यह बदलाव किया है। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर राशन कार्ड होना जरूरी है। ऐसे में प्रदेश में तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पहले लोगों के पास राशन कार्ड थे तो उनके आयुष्मान कार्ड भी बन गए। बाद में खाद्य विभाग ने सत्यापन अभियान चलाया तो कई अपात्रों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए, जबकि कई की निरस्त कर दिए। राशन कार्ड निरस्त होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग अब तक आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे हैं। इधर हाल में सरकार के आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा रोकने के निर्देश पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कार्ड सत्यापन शुरू कर दिया। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल आपको ले चलते हैं सीधा लोकसभा, जहां पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। In the institutions of this country, in distribution of wealth of this country, and on the other side, parallel track, challenge the Chinese and participate in the revolution and defeat the Chinese in electric motors, batteries, solar panels, and wind. So that is the first two parts of any presidential election address that any India Gathbandhan leader would give you. The final, of course, we go back to the Constitution. This, our favorite, just like the production system is a weapon, just like Jati Jangarna is a weapon of transformation, this is what the entire architecture is built on. I remember before the elections, all of you were saying 400 par, and you were saying you would change this. And then I was glad to see that the Prime Minister walked in and then was forced to bow his head in front of the Constitution. It was a moment of pride for all Congress people that we had explained to the Prime Minister and to the whole country that no force will dare touch this. I know that the RSS has never accepted this. Mohan Bhagwat ji has said that India didn't get independence in 1947. He has said that this constitution is meaningless. I know that is at your heart. We will never let your dream come true. This constitution is going to rule India always. Now, एक minute. Just 1 minute, please. Pause for a minute. आप प्रतिपक्ष के नेता, You are the leader of opposition. I request you that the subjects which are put forth by you, they should be on the basis of facts. It will be proper. And earlier also I told you, and the members who do not belong to this house, they should be discussed here. You may please comply with the rules and conduct of the business of the house. Sir, one second. we will authenticate. Speaker, sir. We will authenticate. Speaker, sir, Mohan Bhagwat ji made a statement saying that India did not receive independence in 1947. It received independence when the Ram Mandir was inaugurated. We will place that on the table. Now, sir, I would like to mention one small thing, but very important thing. Speaker, sir, this constitution is supported by this constitution is supported by the vote of our people. Without the secure vote of the Indian people, this constitution means nothing. Now I want to bring to the notice of this house some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff.
Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part. Please talk on the facts. He made his face down. Sir, Maharashtra mein, Sir, in Maharashtra, in 5 months in Maharashtra, then were added in 5 years in Maharashtra. Jitne 5 saal mein the numbers which were added in 5 years, more than that were added in 5 months after Lok Sabha elections. ek building hai sir. There's one building, sir, in Shirdi. In one building, 7,000 new voters were added from one building. In one building, 7,000 more voters were added in the list. Sir, I am not casting any allegations. I am not leveling any allegations. I am just saying, sir, that in this, there is something problematic in this, that the whole state of Himachal Pradesh, the number of voters where they come into this list of Maharashtra. What we are saying that we have told repeatedly to the election commission हम आरोप नहीं लगा रहे that we are not leveling any allegations. You do one thing, that you give the list of Lok Sabha voters, name. ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा नगर कॉलोनी के जंगल के पास अर्धनग्न मिले आशा देवी के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। आशा देवी को सिर पर पत्थर से वार कर और गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस और एसओजी की टीम ने पहचान करने के बाद हत्यारे को देहरादून रोड स्थित 7 मोड़ के निकट से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में हत्यारे ने पुलिस पर 1 राउंड फायर भी किया, जबकि पुलिस ने 2 राउंड फायर कर हत्यारे के पैर में गोली। हत्यारा ऋषिकेश कोतवाली का हिस्ट्री सीटर है, जिसके खिलाफ 28 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मामले का खुलासा एसपी देहात जया बलूनी ने किया है। उन्होंने बताया कि बदमाश और हत्यारे की पहचान संजय गुसाई के रूप में की गई है। बदमाश अभी अस्पताल में भर्ती है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के कब्जे से 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखे और 1 बाइक बरामद हुई। ऋषिकेश में मिली महिला के शव को लेकर पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है और आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। ये इसके जो परिजन थे, एक आशा देवी के परिजन आए थे ऋषिकेश थाने में और उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी जो वाइफ है वो पिछले 3 दिन से गुमशुदा हैं। इसमें कार्रवाई करते हुए सबसे पहले जो सीसीटीवी वगैरह हैं वो देखे जा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 तारीख को इसे तरमीम कर दिया गया था अपहरण की धाराओं में और उसके पश्चात फिर 19 तारीख को एक शव मिला था आईडीपीएल के पास, जो कि काफ़ी दिन पुराना लग रहा था। संदिग्ध प्रतीत होने पर जो उसके परिजन उनको बुलाया गया और इसकी पहचान आशा देवी के रूप में हुई थी। उसके बाद फिर जो सीसीटीवी देखे जा रहे थे उसमें जो संजय था वो स्कूटी में इस महिला को ले जाते हुए दिख रहा था। उसके घर पे दबिश भी दी गई थी लेकिन वो मिला नहीं और पोस्टमार्टम में हत्या होने की पुष्टि हुई। उसके बाद फिर इसको तरमीम किया गया था हत्या की धाराओं में।
जब इसको टीम्स बनाई गई, इस पे 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया। एसओजी की टीम और जो हमारी थाने की टीम है संयुक्त द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। कल ये जानकारी मिली कि कोई व्यक्ति जो है वो ऋषिकेश की तरफ आ रहा था, लेकिन जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वापस वो देहरादून की तरफ जाने लगा। हमारी टीम ने उसका पीछा किया और पीछा करते हुए जब वो थोड़ा आगे गया तो वो अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा और उसने जवाबी फायरिंग की। जब उसने फायरिंग की हमारी टीम के ऊपर तो जवाबी फायरिंग में वो इंजर्ड हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि वो संजय है और वो यहाँ पे काफ़ी दिनों से बाहर था, अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहा था। और ये जो आशा देवी है ये उससे मिली थी 22 तारीख को और एक जो झाड़ फूँक करने वाला है उसके बारे में जानकारी कर रही थी। तो ये उसको लेकर गया था डोईवाला, लेकिन वो जो झाड़ फूँक करने वाला था वो नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर ये जो व्यक्ति था इसने कहा कि आप मेरा नंबर ले लो और जब मैं शाम को आपको लेने के लिए आता हूँ। उस महिला ने फिर से उसे शाम को फ़ोन किया तो ये उसको लेने के लिए आया था। उसके बाद ये लोग रायवाला से कुछ शराब वगैरह की और कुछ खाने पीने का सामान लेके आईडीपीएल में जो लेबर कॉलोनी है वहाँ पर शाम को बैठे थे। किसी चीज़ को लेकर इन दोनों में कहासुनी हुई। पूछताछ में इसने बताया कि इस महिला ने कहा था कि अगर तुम मुझे वहाँ पर लेके जाओगे तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी और पेट्रोल भी डलाऊंगी, ये वाली बात हुई थी। उस महिला ने जब पैसे देने से मना किया तो इसने उसे धक्का दिया जिससे कि वो गिर गई, उसके सिर पे चोट आई और इसने उसे मारने के प्रयास में उसने सबसे पहले इसका गला दबाया और उसके बाद फिर पत्थर से उसके सिर पर वार किया जिससे कि उस महिला की मृत्यु। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।